बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Microbial content of air, the microorganisms that live in the air and that can infect us और वो transmit होते हैं through air, coughing, sneezing, talking या फिर spores, pollens के through। ये सारी सोर्सेज हैं, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिनके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ट्रेवल करते हैं एयर में। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, एक एरिया से दूसरे एरिया में किस तरीके से एपिडेमिक्स पेंडेमिक में कन्वर्ट होती हैं। दिस इज द वे हाउ एयर प्लेज इट्स रोल, कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के थ्रू भी एयर पैटर्न के थ्रू। कहते हैं ना कि चाइना में आया पेंडेमिक, हाउ कम के सिर्फ लोगों से नहीं वो ट्रांसफर हुआ, लोगों ने ब्रीथ किया। द पीपल विद द कंटेमिनेटेड breath, they breathed in their air, took the germs from one organism to another, वहां से दूसरे ने ब्रीथ किया। जितना लाइफ स्पैन बढ़ता गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होते रहे और फिर थ्रू एयर एंड पीपल ने एक दूसरे, दोनों ने मेजर रोल प्ले किया। और कंट्री टू कंट्री वाइड, और आज जिस तरह से हम लोग एक प्रेजेंट कंडीशन में जो पेंडेमिक फेस कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म जो ट्रेवल कर सकते थे और एक छोटी सी स्पेस से उन्होंने स्टार्ट किया और पूरी दुनिया को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उनका फ्लोरा इतना रिच है कि और ये जो सेकंड वेव है जिसको आप कहेंगे, दिस इज बेसिकली इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग ये एंडिंग वेव होगी। ये सिवियर है क्योंकि ना सिर्फ ह्यूमन रेजिस्टेंट हुआ है, आपको ये भी मैं आगे इसी टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे स्टबर्ननेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जिस तरीके से ह्यूमंस रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसी तरीके से जब कोई नया वायरस म्यूटेट होके पैदा होता है इस अर्थ के ऊपर, ग्रेजुअली वो भी स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइम इफ इट टेक्स लेस टाइम, अदर जो नेक्स्ट टाइम है वो उससे भी कम टाइम लेगा स्प्रेड होने में और मल्टीप्लाई होने में, और उसकी रेजिस्टेंस, वो हमारे एनवायरनमेंट में रहना सीख लेता है, वो टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करने लग जाता है, वो ह्यूमिडिटी को भी रेजिस्ट करता है। दैट्स हाउ वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे पेनिट्रेट होता है, लॉन्ग स्टेज हो जाते हैं उनके, और सवियर सिम्टम्स जो है वो कॉज करते हैं जिन लोगों के अंदर ये होते हैं। अब हम लोग the microbial content of air. Although no microorganisms are indigenous to air, the air in our immediate environment as well as that several miles above the Earth's surface, over land as well as over water, contains various species of microorganisms in large and small numbers. अब ये देखें कि एयर खुद पर्सनली जो है वो इंडिजिनस नहीं है, एयर बर्थ नहीं देती। हमने ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस पढ़ा था मैट्रिक लेवल के ऊपर। बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओनली बोर्न फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था बायोजेनेसिस का, कुछ लोगों ने ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग जगह, नॉन लिविंग चीजों से भी बन सकते हैं। जैसे उनको लगा कि कोई डब्बा बंद था तो उसके अंदर ब्रेड पड़ा हुआ था तो उस पर फंगस खुद ब खुद लग गया। अब फंगस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन द ब्रेड इज अ नॉन लिविंग थिंग। उन्होंने कहा ये इसमें से ओरिजिनेट हुआ है, ये उसकी बर्थ फैक्टर है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, उन्होंने कहा कि एक्चुअल हुआ क्या था कि एयर के अंदर उस फंगस के स्पोर्स थे और वो स्पोर्स ढक्कन थोड़ी देर खुला या वो बिल्कुल टाइटली क्लोज नहीं था। वो स्पोर्स इतने माइन्यूट थे कि उन्होंने उस गैप के अंदर से ट्रेवल किया और उस जो ब्रेड बॉक्स था उसके अंदर चले गए। और ब्रेड जो था उनके लिए वो एक आइडियल मीडियम था, वो एयर के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, बट ब्रेड वॉज द आइडियल मीडियम, दैट वॉज अ स्टार्च मीडियम। और माइक्रोब्स के लिए उनको फूड भी था, एनवायरमेंट था, मॉइस्चर था, ह्यूमिडिटी थी। सो वो वहां पे एकदम से पूरा कल्चर बन गया। वहां पे हमें नजर आया, जिस तरीके से आप देखते हैं अपने घर में भी, जब ब्रेड स्टील हो जाता है तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का वो स्ट्रक्चर सा बन जाता है, वॉयलेट ब्लैक दोनों मिक्सचर होता है। सो ये कॉन्सेप्ट भी बना कि नहीं, जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ जो इंडिजिनस टू एयर की बात है मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है, ये बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट,
कि एयर के अंदर वो रिप्रोड्यूस या वो नहीं करते। एयर जो है वो उनका मीडियम है जहां से वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और बिल्कुल अपर एयर के अंदर भी होते हैं, मिडिल पार्ट के अंदर भी हो सकते हैं, और क्लोजर टू द अर्थ भी हो सकते हैं। लेकिन मैम वो एयर में फिर पहले भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकल के फिर आगे एयर में गए? जी, लिविंग एयर में तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप देखें, ह्यूमंस ब्रीथ, व्हेन वी ब्रीथ और व्हेन वी कॉफ या हम स्नीज करते हैं, हम एयर को दे देते हैं, ठीक है। वी ट्रांसफर्ड आवर माइक्रोब्स टू द एयर, और वहां से उसने एयर फ्लो की, किसी एनिमल के बॉडी पे रिजाइड किया, एनिमल थोड़ा सा आगे मूव किया, वहां से फिर एयर ने वहां से उसको पिक किया और वो थोड़ा आगे ले गई, या किसी ह्यूमन ने वो एनिमल किसी ह्यूमन का पेट था, ठीक है। वो बाहर से अंदर आया, उस ह्यूमन ने उस एनिमल से क्लोजर कांटेक्ट किया और उनको इनहेल कर लिया। अब वो उसको थोड़ा टाइम लगा, 1-2 दिन, वो उसके अंदर मल्टीप्लाई होकर रिच मीडियम बन गया। वो बंदा जाता है अब अपनी मीटिंग वर्क प्लेस पे, ही ट्रांसफर्स व्हाइल टॉकिंग, कॉफिंग और स्नीजिंग इन ट्रांसफर्स टू हिज मेट्स। वो मेट्स 10 डिफरेंट जगह पे जाते हैं, ठीक है। वहां पे वो अब अपने एनिमल्स, प्लांट्स या सोफा या फर्नीचर से कांटेक्ट करते हैं, वहां पे आके थोड़ी देर बाद कोई और बंदा बैठता है। दैट्स हाउ द साइकिल कंटिन्यूज, ठीक है। एयर जो है वो उसको उनको मीडियम प्रोवाइड नहीं करती है, ये जस्ट उनको सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है। हाँ जी, अब ये कि हम किस तरीके से इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फैक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में रिजाइड करते हैं, बेसिकली वो बहुत फैटल होते हैं। तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? द नेक्स्ट टॉपिक इज कि इंडोर एयर किस तरीके से हम उसको बेटर कर सकते हैं कि हम मिनिमल रखें कांटेक्ट। द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। अब ये कि इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ वे में, गुड भी और बैड दोनों तरीके से। अगर वेंटिलेशन रेट्स हम अच्छे रखते हैं, बड़ी खिड़कियां, दरवाजे घरों के बने होते हैं, कॉरिडोर्स बने होते हैं जो कि एक्सपोज होते हैं एक्सटर्नल एयर के अंदर, तो अगर कोई कंटेमिनेटेड बंदा अंदर आता भी है और अंदर फ्लोरा रिच हो जाता है माइक्रोबियल, देन हम घर में दिन में एक दफा सारे दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, हम फैंस ऑन करते हैं गर्मियों में, इनके सर्दियों में हम जस्ट उनको खोलते हैं, सन जो रेज है वो अंदर आती हैं और हवा जो है वो एक साइड से आती है, दूसरी जगह से निकलती है, हम लोग तो क्लीन अवे हो जाए। या फिर ये कह सकते हैं कि एक वर्क प्लेस पे जितनी सेचुरेशन कम कर दी जाए, जिस तरीके से आजकल आप लोगों को पता है पैटर्न के, आधे लोगों को एम्प्लॉयज को एक दिन बुलाया जा रहा है, आधे एम्प्लॉयज को दूसरे दिन बुलाया जाता है। वो इसीलिए ही किया जाता है क्योंकि उससे ये एनवायरनमेंट बेटर हो जाता है कि सेचुरेशन ही, कम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, कम लोग कॉफ कर रहे हैं, कम लोग टॉक कर रहे हैं, इट मीन्स के लेस चांसेस है एक से दूसरे तक बैठे हैं हम लोग। यहाँ एक बंदे के ब्रीदिंग की ड्यूरेशन में अगर कोई माइक्रोब निकल रहा है तो उसका डिस्टेंस अगर 10 फीट है, तो उस ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 4-5 फीट से ज्यादा जाए, वो नीचे गिर जाएगा, डंप हो जाएगा। और हम लोग अगर उसी के साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपनी डेली सरफेसेस को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो नीचे गिरा उठने से पहले हमने हाथ को सैनिटाइज किया और हमने अपनी सरफेस को कहा कि इसको क्लीन अवे कर दें कि हम वर्क कर यहाँ से जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि ट्रांसफर के चांसेस जो हैं वो और भी लेस हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। वो टाइप ऑफ एक्टिविटी बेसिकली जो है वो कैरी ऑन हो रही होती है उसके बाद, कि क्या वहां पे क्या बन रहा है। जिस तरह आप देखें कि अगर मार्केट की बात आ जाए, फिश मीट मार्केट और इस तरह की जगहों पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से ज्यादा फैलेगा। या लोग ग्रोसरी करने आ रहे हैं, बड़ा स्टोर है या एक छोटे स्टोर है, स्टोर में उन्होंने ऑर्गेनाइज कैसे की हुई है, शेल्फ्स दूर दूर है या करीब करीब है, लोग किस तरह काम करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मशीन के ऊपर 10 वर्कर्स काम करें, एक वर्कर काम करें, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड करेंगे उन चीजों को कि किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। हम अपना एनवायरनमेंट सेफ करें, हम अपने आप को बचा के रख रहे हैं, हम मास्क वेयर कर रहे हैं, हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई चीज कांटेक्ट करती है वो हमारे ना मुंह के अंदर जा रही है ना हाथ के अंदर, तो डेफिनेटली हम सेफ हैं। हर कोई, मतलब ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इक्वली एनवायरनमेंट एक्सपोज है, लेकिन इक्वली हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करें। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन। The airborne microorganisms are carried on dust particles or in droplets expelled from the nose and mouth during sneezing, coughing and even talking. ये चीज हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं।
कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हवा के अंदर किस तरीके से जरासीम जो है हम ट्रांसफर करते हैं या किस तरीके से हवा जो है वो हमारे तक लेकर आती है। देन साइजेस, अब फर्दर एक और फैक्टर है कि साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मैटर करता है कि वो अब अगर हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, कहते हैं ना कि आम मास्क यूज करें, लेकिन हेल्थ सेक्टर में जाकर आम मास्क काम नहीं करता, क्योंकि पर मिलीमीटर क्यूब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रिपल है, बल्कि शायद 100% ज्यादा है आम घरों के निस्बत। वहां पे पेशेंट हर रोज आ रहे हैं, पेशेंट्स की सैचुरेशन है जितना, फिर पेशेंट पूरा जिस्म जो है वो उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टेमिनेटेड है, बोलते हुए हाथों के ऊपर सब कुछ। तो डॉक्टर्स को कहा जाता है N95 या PPE स्कैनिंग। वो क्यों कहा जाता है कि साइज और सैचुरेशन दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम यहाँ पे एक पूरे बड़े रूम के अंदर 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हॉस्पिटल में उस वक्त 1000 होंगे, तो उनको ज्यादा फिल्टर चाहिए, डीप फिल्टर चाहिए कि छोटी से छोटी चीज भी अंदर पेनिट्रेट ना करे। और सिर्फ एक डिजीज के जर्म्स नहीं होते, वहां बहुत ज्यादा particles of dust raised from surfaces and droplets expelled from the respiratory tract vary in their dimensions from micrometers to millimeters. अब ये कि हम जब कोई पेशेंट या कोई ह्यूमन स्नीज आउट करता है या कॉफ करता है, तो उसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिफरेंट होता है। दूसरे बंदे ने अगर मास्क पहना हुआ है तो उसको पॉसिबल चांसेस है कि वो मास्क से कुछ अंदर चला जाए, कुछ बाहर। लेकिन अगर जो बंदा स्नीज करे उसने भी मास्क पहना हुआ है और दूसरे ने भी पहना हुआ है, तो और भी कम चांसेस है। और अगर वो डिस्टेंस में भी एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं, तो वो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई स्नीज पार्टिकल उस तक पहुंच सके। तो ये सारे फैक्टर्स, पार्टिकल साइज और डिस्टेंस मैटर करते हैं ट्रांसमिशन में। Those in low micrometer range can maintain airborne for long periods of time, while the larger droplets and dust particles settle rapidly as dust on various surfaces. अब ये भी फर्दर डिपेंड करता है कि कितने हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हैवी पार्टिकल्स ना जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं अर्थ के ऊपर, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, जबकि लोअर वेट के पार्टिकल्स दूर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी अगर हैवी है तो उनका चांसेस जो है वो डिस्टेंस वाइज कम हो जाएंगे, वो वहीं पर डंप हो जाएंगे अर्थ में, किसी दूसरे बंदे के पहुंचने से पहले जमीन पे डंप हो जाएंगे। एंड इफ वो सर्फेसेस रेगुलरली क्लीन की जा रही हैं आर्ली बेसिस पे, जिस तरह हेल्थ सेक्टर में होता है कि हर 3-4 घंटे बाद फिनाइल का एक मॉप लगाया जाता है, ताकि अगर सरफेस के ऊपर कोई जूतों के जरिए या किसी ब्रीदिंग लोगों के स्नीजिंग या कॉफिंग से आए हैं, तो वो साथ ही साथ में वाइप अवे कर देते हैं, लिस्ट्रीन या फिनाइल वगैरह के मॉप्स लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है टिपिकल एग्जांपल्स में, अब जो दो मोस्ट कॉमनली फॉर्म है ट्यूबरकल बेसिलाई एंड डिप्थेरिया बेसिलाई एंड हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकॉक्साई, 2-3 ये बैक्टीरिया के नाम बताए गए हैं जिनको आइसोलेट करके लैब स्टडीज में किया गया है कि, और ये मोस्टली एयर के अंदर से हम लोगों ने इनको आइसोलेट किया, और ये इनके चांसेस थ्रू एयर ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया और ये सारी चीजें जो इनको तो पहुंच होती है। ठीक है, आउटडोर, पहले हमने इंडोर पढ़ा कि इंडोर को क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं आउटडोर की तरफ कि आउटडोर में कौन सी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिजाइड करते हैं और वो हम उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। Algae, protozoa, yeast, spores and bacteria have been isolated from the air near the surface of Earth. अब ये फर्दर ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स और सारी रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने देखा है कि नियर द अर्थ कौन से एल्जे हैं, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड वगैरह, ये वहां पे रिजाइड करते हैं। मोल्ड स्पोर्स कॉन्स्टिट्यूट लार्जर पोर्शन ऑफ एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा। एक तो खुद स्पोर्स दरख्तों से जब ट्रांसफर होते हैं तो उनके अंदर जो फ्लोरा रिजाइड कर होता है, जो प्रोटोजोआ, जो एल्जेस उनके अंदर रिजाइड करते हैं, वो एयर के अंदर हायर लेवल्स के ऊपर भी ट्रेवल करते हैं। अमंग द बैक्टीरियल types were spore forming and non-spore forming, gram positive bacilli, gram negative cocci and gram negative bacilli. ये types of bacteria हैं कि gram negative और gram positives, ये दो types के बैक्टीरिया हैं जिनके स्ट्रक्चरल वेरिएशन की वजह से हमने इनको किया हुआ है, और उनकी स्टेनिंग करके हम डिटेक्ट करते हैं कि ग्राम पॉजिटिवली स्टेन है या ग्राम नेगेटिवली, उसमें पता चल जाता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या पॉजिटिव है। ठीक है, और कॉक्साई, बेसिलाई, ये सारी डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की, और ये भी सारे जो हैं वो एयरबोर्न के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अकरेंस, बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पोर्स हैव बीन फाउंड हाई अबव द
अक्यूरेंस का मतलब है कि उनकी कौन सी जगह है, कहाँ पे हैबिटेट है उनका, कौन सा प्लेस है जहाँ पे ये फेवरेबली ग्रो करते हैं, ठीक है ना। Bacteria and mold spores have been found high above the Earth's surface. The viable bacterial fungi occur at an altitude of 3,000 meter in air masses all the way across the North Atlantic. अब ये है कि लोअर से लोअर भी और हायर से हायर 3,000 मीटर की ऑल्टीट्यूड तक जो है ये रिजाइड करते हैं। और अक्सर हम कहते हैं ना कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाकर हवा साफ हो जाती है, कहते हैं कि पहाड़ों पे चले जाएं हवा साफ है। 90% जो है वो माइक्रोबियल कंटेंट वहां खत्म होता है, लेकिन कुछ स्टबर्न बैक्टीरिया होते हैं, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, या उनका हैबिटेट इस किस्म का डिजाइंड है नेचर की तरफ से कि वो उस जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो कि वो बाकी जिस तरह ट्रॉपिकल जोन से बहुत साफ इलाका है कि वहां पे अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी लो है, उसको प्रेफर किया जाता है कि आप जी पहाड़ों पे चले जाएं, वहां पे साफ हवा होगी, सब कुछ होगा। तो वहां पे 90% क्लीन एयर होती है, लेकिन जो 10% फ्लोरा है वहां पे भी रहता है, जो उनमें से कुछ हेल्दी भी होते हैं और कुछ जो है वो फेटल होते हैं। फिर है बैक्टीरियल स्पीशीज। अब ये बताया जाए कि बैक्टीरियल और फंगल स्पीशीज कौन कौन सी है जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट करती है डिजीजेस। माइक्रोकॉकस, सार्सिना ग्राम नेगेटिव रोड्स, ग्राम पॉजिटिव प्लेओमॉर्फिक रोड्स। टर्न योर पेज टू 78। एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स, ठीक है। उसके बाद फंगस में आ जाते हैं क्लेडोस्पोरियम, अल्टरनेरिया, पेलुलेरिया एंड पेनिसिलियम, Botrytis and Stemphylium. And Cladosporium is the most abundant over land and over sea. ठीक है, ये सारी बेसिकली you have to learn कि ये species of bacteria and fungus हैं जो airborne diseases cause करती हैं और air के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। आगे बस हम ये थोड़ा सा डिवाइसेस और टेक्निक्स को ओवरव्यू कर देते हैं, इनकी कोई ज्यादा डिटेल्स जो है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले डिवाइसेस फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एयर। अब किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, ये डिवाइसेस क्यों डिवाइस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि हम देखें कि किस एरिया की जो हवा है उसके अंदर इस वक्त, यानी जिस टाइम हम एनालाइज कर रहे होते हैं सॉरी, तो उस टाइम कितनी अबंडेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कितना फेटल है, क्या वो ह्यूमंस के लिए सेफ कॉन्सेंट्रेशन है या वो ह्यूमंस की डिजीज कॉजिंग रेंज के अंदर आ रही है उस वक्त ना। ये चीज को चेक करने के लिए कुछ एनालिसिस मेथड फॉर्मुलेट किए गए हैं, उनमें जो है ये नीचे हैं। The sampling of air to determine its microbial content requires special instruments. Several devices like solid impingement devices, liquid impingement devices have been designed for this purpose and liquid impingement devices. अब ये क्या होते हैं impingement devices? होते ये हैं कि हमें फर्स्ट से हम डिजाइन करते हैं कि हमने ये एग्जैक्टली इतना मिलीमीटर एरिया लेना है और वो डिवाइस हम वहां पे इंसर्ट करते हैं, वो डिवाइस वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा का जो रिच कल्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको फिर हम लैब एनालिसिस में जाकर चेक करते हैं कि इतने मिलीमीटर क्यूब ऑफ एयर के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद थी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, क्या वो डिजीज कॉजिंग कॉन्सेंट्रेशन थी, क्या वो फ्लोरा जो वो था वो फेटल फ्लोरा था या वो नॉर्मल हेल्दी फ्लोरा था, और उस जगह पे ह्यूमंस रह सकते हैं या नहीं, किस किस्म का ये एनवायरनमेंट है। तो वो एयर टेस्टिंग की जाती है फॉर माइक्रोबियल कंटेंट। उसके लिए ये 2-3 फॉर्म ऑफ डिवाइसेस है, किस किस्म की एयर है, मॉइस्ट एयर है या बिल्कुल ड्राई एयर है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है या बिल्कुल स्कॉर्ची सनी एरिया के अंदर हम ले रहे हैं, उस हिसाब से एक सॉलिड होता है, लिक्विड, वो उस हिसाब से हम वो डिवाइस उस जगह पर यूज कर लेते हैं। फिर है टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं। इन डिवाइसेस से जब हम वो इम्पिंग कर लिया, हमने एब्जॉर्ब कर लिया फ्लोरा, अब हमें लैब टेक्निक चाहिए टू एनालाइज, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, सेटिंग प्लेट टेक्निक, सीव एंड स्लिट सैम्पलर्स एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। आप तीनों के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करती है। सेटिंग प्लेट टेक्निक्स कि वो जो हमने माइक्रोबियल एब्जॉर्ब किया अपने सॉलिड इम्पिंगमेंट या लिक्विड इम्पिंगमेंट डिवाइस से एयर का वो पार्ट, उसको हम सेट करेंगे, उसको हम एक डिस्क के ऊपर या किसी मीडियम के अंदर, और वहां से हम कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। सीव एंड स्लिट में क्या करेंगे, हम डिफरेंट सीव से पास करेंगे, हर सीव से कौन सा फ्लोरा गुजर सकता है उससे उसकी साइज एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक से ज्यादा तो पता चल जाएगा इतने गुजर गए, ये सारे एक ही टाइप के हैं या ये एक ही साइज के हैं, ऊपर जो रह गए डिफरेंट सेक्शंस होंगे, ठीक है।
फिर है मेम्ब्रेन फिल्टर से, उसमें पता चल जाएगा कि ये साइज भी और कौन से मीडियम से ये पास कर सकते हैं, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इनको अवॉइड करने के लिए, कितना हमें थिक मास्क चाहिए होगा या कितना हमें जो एनवायरनमेंट है उसे क्लोज रखना चाहिए, उसके अंदर कौन से फिल्टर, फिर किस इंडस्ट्री के बाहर अगर इस किस्म का रिच माइक्रोबियल फ्लोरा है तो हमें कैसे फिल्टर्स उसके बाहर लगाना चाहिए कि वो अंदर आकर कंटेमिनेट ना करे। ये सारी चीजें इन टेक्निक्स के थ्रू लैब्स वगैरह के अंदर यूज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। समझ नहीं आई? बैक्टीरियल स्पीशीज एंड फंगल स्पीशीज। Bacterial species and fungal species are bacteria and fungus की types. Species means the group. The groups आपने मैट्रिक लेवल पे अगर आपने एफएससी किया तो वो भी ठीक है, कि अगर आपने मैट्रिक लेवल पे भी ये पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जीनस, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज ये सारी डिविजन्स थी, ठीक है। किस तरीके से हम लिविंग जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर उनके फर्दर ग्रुप्स किए, ठीक है। एक तरह के बैक्टीरिया की फर्दर कितनी स्पीशीज हैं, कितनी इकसाम है, ठीक है, ये वो बात है। ये जो टेक्निक यूज है इसमें सेकंड जो आप पॉइंट है सीव एंड स्लिट्स है, इसमें होता है स्लिट्स और सीव्स क्या होती हैं। सीव्स का मतलब होता है जालियां और स्लिट्स का मतलब होता है कट यानी रास्ते, पाइप लाइक ओपनिंग्स, ठीक है। और ये सीव्स एंड स्लिट सैंपल्स करते क्या है कि हमने जो इम्पिगमेंट टेक्निक से हवा में से जितने जरासीम थे वो एक जगह पे एब्जॉर्ब कर लिए हैं, अब हम उनको इन जालियों से और इन सुराखों में से गुजारते हैं कि देखते हैं कि कितने कितने साइज के ये हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ये आसानी से गुजर सकते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हमने अपने आप को इनसे कैसे बचाना है, किस और इंडस्ट्री या किसी खाने की इंडस्ट्री या दवाइयों की इंडस्ट्री के बाहर उन्हें कैसे फिल्टर्स लगाने हैं। हम बेसिकली जब भी कोई सेटअप किया जाता है या खुदा न खास्ता कोई डिजीज आती है तो हम लोग को जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं ना वो इसी एनालिसिस के बाद बताए जाते हैं कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है कि किस किस्म के कितने बड़े कितने छोटे कितनी जगहों से गुजर सकते हैं, और फिर हम उसके मुताबिक अपने आप को उनसे सेव कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इस साइज का बिल्कुल, हाँ जी एग्जैक्टली, हम उससे मेजर भी कर लेते हैं और हम उनकी पेनिट्रेशन पावर भी देखते हैं कि कितना तेजी से गुजरते हैं, इनका कितना एक्सटेंट है, कि कितने आराम से गुजर सकते हैं, कितना स्लो है, फास्ट है, कितना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से फिर हम एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को या फिर अपने इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि आप लोगों ने ये आपके इलाके के अंदर साइड पे हवा के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा मौजूद है तो इससे आपने अपने जो बना रहे हैं प्रोडक्ट उसके अंदर प्रिजर्वेटिव इनके खिलाफ भी डालने हैं, या फिर अपनी बनाने के दौरान कितना बंद रखना है जगह को, या फिल्टर लगवा लेने हैं, कैसे कितने पोर साइज के अंदर ना घुस सके। सही है, ठीक है। तो मेरा है कि बस सब लोग पार्टिसिपेट करें। हाँ, जो लीव कर जाएगा एंड में डेफिनेटली स्क्रीनशॉट एंड में जो बनेगा उसको थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर जब आप शामिल हो जाए तो कोशिश करें कि एंड तक, ठीक है ना जी मैम। या फिर अगर किसी का कोई जेन्युइन रीजन है तो वो CR या GR को बता सकता है कि दैट्स व्हाई आई एम लीविंग, इंडिविजुअल मैसेज कर दे, ठीक है, बट दैट शुड बी अ जेन्युइन रीजन, ठीक है। तो वो उनको अपना नेम जो है वो नोट डाउन करा दे, और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बता दूंगी। अब तो खैर रूटीन में है तो अगर मुझे सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कुछ अगर मुझे मटीरियल मिला तो स्कीमेटिक सी कोई डिस्क्रिप्शन की जिससे आप लोग पढ़कर जो है वो हो सके, थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि आज हमने क्या पढ़ा, वो भी मैं सेंड कर दिया करूँगी। और काइंडली एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा ना आप लोगों के पास 1 घंटा है, आपने CR और GR से जो डिस्कस करना है आप वो उनको बताएं अपना प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद CR और GR को मुझे आफ्टर 1 आवर अटेंडेंस भी सबमिट करा देंगे। 1 बजे के बाद हमारा इंस्टीट्यूशन हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीथिंग ऑफ हो जाएगा। आप लोग CR GRs को भी ज्यादा बर्डन ना कीजिएगा, ठीक है, और कोई मुझे इंडिविजुअली टेक्स्ट भी ना करे, ठीक है। वो सारी मेरे तक बात पहुंच जाएगी, आप कन्वे करेंगे, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, ठीक है, सब लोग इक्वली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली इस ऑफ टाइम के बाद हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है तो डेफिनेटली आप उसको रिस्पेक्ट करें, ठीक है जी मैम।
और मैं एक और चीज मैंने ये कहनी थी कि एमसीक्यूज की बुक्स सब लोग ले लें, क्योंकि ये मेरे पास, मुझे लगा कि हमारे पास ये बहुत हाई टाइम है कि हम लोग ना एमसीक्यूज को आपस में डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो वो कोई टेस्ट नहीं होगा, इस तरह होगा कि मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग जो है आपके पास पेशेंट देख के बताएं या किसी ने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इससे सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ना लर्न करना शुरू हो जाएंगे। वो एग्जाम की तैयारी हमारी होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम सब बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। हम वीक में 2 दिन रखेंगे जिसके अंदर मैं हाफ आवर लेक्चर दिया करूँगी, हाफ आवर मैं कुछ एमसीक्यूज पूछूंगी और आप लोग मुझे ABCD नहीं बताएंगे, यू विल टेल मी द आंसर, ओके। ओके मैम। ओके आपके मैम। सामने किताबों की पेज में एक दिन पहले बताऊंगी कि पेज नंबर दिस एंड दिस आप लोगों ने कल जो है वो तैयार कर लेना है। आप बेशक उसको सामने लिख लें अपने या जो करें, जब आप में से कोई भी रिप्लाई करेगा ना तो वो सबको याद हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट लर्निंग हो जाएगी इस तरह की, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे आप लोग के। जी मैम। आप लोग सारे इस वीक में नहीं लूंगी, सब लोग अपनी एमसीक्यू की बुक खरीदनी है, जिससे वो खरीदनी है, जिससे जो भी करना है आप लोग अपने पास एमसीक्यू डे भी रखेंगे, उससे आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगी कि जब तक इंटरेक्शन नहीं होता ना वो बोरिंग हो जाती है चीज। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नेचुरली, मैं ये ना सबको नहीं स्नब आप सारे चुप हो जाएं, मैं बोल रही हूँ किसी को क्वेश्चन की इजाजत नहीं, ऐसा नहीं है। दिस वुड बी अ नॉर्मल क्लास और आप लोग बहुत अच्छा बिहेव करें, अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो हम बहुत अच्छे से चलेंगे, ऑनलाइन में भी आप लोग बिल्कुल प्रॉपर लर्निंग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है चलिए मैम। अब जो है, हाँ जी, अब बेशक आप क्लास में ऑफ कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर कल जो है हम लोग इसी तरह से 10 बजे से अपना करेंगे। काइंडली अटेंडेंस वगैरह जो है वो मुझे दोनों क्लासेस जो है ना वो इकट्ठे करके वो सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। और कल जो है ना मैं एक तो फार्माकोजेनेसी पढ़ाऊंगी और एक इन दोनों में से एक कर लूंगी। मैं आपको ना थोड़ी देर में टॉपिक्स जिस तरह कल बता दिए थे ना आज भी बताऊंगी, ठीक है। आप इस चीज में बिल्कुल परेशान हो, वो डेली मैं अपडेट कर दूंगी। आप लोग अपने पास वो बुक्स पेज पहले से निकाल के रखें या करें, तो वो सारा आप लोगों को टाइमली गाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, जी ठीक। थैंक यू सो मच थैंक और यू मैम। अल्लाह हाफिज। जी जी बताइए। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह। कोरोना वायरस की अफवाह खतरनाक है और ईमान लेवा हो सकती है। चंद तदबीर आपके जिस्म और ईमान की सलामती के लिए ज़रूरी हैं। दिन में 5 बार बाजमात नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में ज़रूर जाएं। पेशावराना और दीगर नामहरमों के साथ मेल जोल में कम से कम 10 फीट का फासला रखें। नामहरमों के साथ हाथ मिलाने गले मिलने से गुरेज करें। अपनी आँख, मुँह और कानों के गलत इस्तेमाल से परहेज़ करें। बार बार कलमा तजुबा, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का विर्द करें। तिलावत कुरान और बाकी नेक अमाल की मिकदार बढ़ा दें। अगर आपको कोई अलामात ज़ाहिर हों, मसलन शिर्क, वसवसे और शैतानी ख्यालात, तो तौबा करते हुए जल्दी से अल्लाह की तरफ रुजू करें। शुक्रिया।